हेलो एवरीवन, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप अपनी तैयारी लगातार ईमानदारी से करते रहिए। पिछली क्लास में हमने 1 सितंबर 2023 शिफ्ट सेकंड के जीएस के सवालों को देखा था। आज हम उससे अंक प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक जो 21वां है वो दिया गया है। महासागरों के ज्वार और लहरों को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए है ऊर्जा और बिजली, बी खाड़ी, सी खनिज और डी गर्मी। तो इसका सही जवाब है प्रश्न ऑप्शन क्रमांक ए, ऊर्जा और बिजली। यदि हम बात करें ज्वार और ज्वार की, तो ज्वार सागरीय लहरों में एक निश्चित क्रम में तट की ओर आने वाली लहरें होती हैं, जिनका मुख्य कारण सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्व शक्ति होती है। यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसके कारण महासागरों में ज्वार उत्पन्न होते हैं। यदि हम चंद्रमा और सूर्य की जो शक्ति है उसका अनुपात देखें तो इनका अनुपात है 11:5 के अनुपात में दोनों अपनी शक्ति लगाते हैं। यहाँ पर चंद्रमा की गुरुत्वीय शक्ति ज़्यादा होने का प्रमुख कारण है चंद्रमा का पृथ्वी के ज़्यादा निकट होना। वहीं सूर्य पृथ्वी से ज़्यादा दूरी पे है, इसीलिए यहाँ पर सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है थोड़ी यहाँ पर कम लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया आपका वो यह है। प्रश्न क्रमांक 22 में 2 अभिकथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। आपको इन दोनों कथनों की सावधानी पूर्वक जांच करनी है और दिए गए विकल्पों में से प्रश्न का सही उत्तर चुनना है। तो जो हमारा अभिकथन ए दिया गया है, ठोस कचरा आज की दुनिया में एक प्रमुख मुद्दा है। इसका कारण यह मिट्टी और पानी दोनों को प्रदूषित करता है। जो ठोस अपशिष्ट होते हैं, ठोस अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग करने के बाद वो हमारे किसी काम के नहीं रहते हैं, जैसे डिब्बे, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक, आवासीय कचरा आदि। इन सभी को ठोस अपशिष्ट के अंदर रखा जाता है। यदि हम ठोस अपशिष्ट को प्रकारों की बात करें तो यह मुख्य रूप से 5 से 6 प्रकार होते हैं। तो हम देखेंगे ठोस अपशिष्ट के प्रकार। तो यहाँ पर जो ठोस अपशिष्ट के जो प्रकार हैं उनमें सबसे पहले है खनन अवशिष्ट। खनन अवशिष्ट अर्थात खनन के माध्यम से जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उन्हें हम खनन अवशिष्ट के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा आपका है औद्योगिक अवशिष्ट। औद्योगिक अवशिष्ट अर्थात जो इंडस्ट्री है या उद्योग है उनसे निकलने वाला जो कचरा है उसके अंतर्गत हम रखेंगे औद्योगिक अवशिष्ट को, जैसे चीनी की मिल से खोई निकलना, रासायनिक उद्योग से निकलने वाला अवशिष्ट, पेट्रोलियम उद्योग निकलने वाला अवशिष्ट तथा कागज उद्योग एवं अन्य। अगला जो आपका है वो है कृषि अवशिष्ट। कृषि अवशिष्ट कृषि अवशिष्ट के अंतर्गत भूसा, फसलों की जड़ें, तना, गोबर, चारा आदि आते हैं। अगला है नगर पालिका अवशिष्ट। नगर पालिका अवशिष्ट और जो नगर पालिका अवशिष्ट है इसके अंतर्गत घरेलू कचरा, प्लास्टिक का सामान, अखबार, कागज, कांच का सामान, वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक आदि है। इसके बाद है चिकित्सीय अवशिष्ट। चिकित्सीय अवशिष्ट अर्थात वे अवशिष्ट जो हमें चिकित्सा के बाद प्राप्त होते हैं। इसमें रासायनिक और जैविक दोनों प्रकार के अवशिष्ट पाए जाते हैं, जैसे सुई, प्लास्टर आदि इसके अंतर्गत आते हैं।
और अगला जो इसके अंदर रख सकते हैं वो है मत्स्य उद्योग के अवशिष्ट। यहाँ पर मछली के क्षेत्र के जो कचरे हैं या मछली से उनका जो बचा हुआ हिस्सा है, पार्ट है, उनको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। तो इसका जो अभिकथन दिया गया है, ठोस कचरा आज भी दुनिया में एक प्रमुख मुद्दा है। इसका कारण है यह मिट्टी और पानी दोनों को प्रदूषित करता है। अभी हमने अपशिष्टों के प्रकारों को देखा था, तो हमने वहाँ पर देखा खनिज अवशिष्ट, औद्योगिक अवशिष्ट, कृषि अवशिष्ट, जितने भी प्रकार के अवशिष्ट हैं वह मिट्टी और दोनों को प्रदूषित करती हैं। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन ए यह है, एक और आर दोनों को सत्य है, अर्थात ठोस कचरा आज दुनिया का एक प्रमुख मुद्दा है। यह मिट्टी और पानी दोनों को प्रदूषित करता है। अगला जो सवाल है आपका वो है, निम्नलिखित में से किसमें विभजित पादप शरीर नहीं है? ऑप्शन ए है थैलोफाइट्स, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी है आपका टेरिडोफाइट्स। तो इसका सही जवाब है थैलियोफाइट्स, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला जो कुछ प्रश्न दिया गया है वो है, सुरेश द्विपक्षीय समरूपता, बंद परिसंचरण और मेटामेरिक विभाजन वाली जीव का सामना करता है। सुरेश को यह पता लगाने में सहायता करें कि वह जानवर है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए एक मेलॉस्ट, ऑप्शन बी एक एनालेडा, ऑप्शन सी एक इचन्यूडम, ऑप्शन डी सूत्रकृमि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक एनालिडा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपको 25, कहा जाता है कि वातावरण में डैश का प्रतिशत औद्योगिक क्रांति के बाद से दोगुना हो गया है, जो मानव ने जीवाश्म ईंधनों को बहुत बड़े पैमाने पर जलाने से शुरू किया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी वायुमंडलीय ओजोन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो यहाँ पर बात की गई है मुख्य रूप से कि हमें यहाँ देखना है, जीवाश्म ईंधनों की बात की है कि जीवाश्म ईंधन ने बहुत बड़े पैमानों पर जलाना शुरू किया, जिसके कारण उस गैस की मात्रा बढ़ी है। ठीक है ना। यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन पहले से ही वायुमंडल सबसे अधिक है, पता है 78% के लगभग है। दूसरी हम ओजोन की बात करें तो ओजोन वायुमंडल की निचली परतों में नापाक है, वायुमंडल की ऊपरी परत जैसे समताप मंडल में मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है ना। और तीसरी आपकी ऑक्सीजन, वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें सबसे अधिक प्रतिशत बढ़ाने में योगदान जीवाश्म ईंधनों का रहा है। यदि हम इसकी परसेंटेज में देखें तो जीवाश्म ईंधन के दहन का जो योगदान है CO2 बढ़ाने में वो है 37%, परिवहन का योगदान है 31% और उद्योगों का जो योगदान है वह है 15% के लगभग CO2 की मात्रा बढ़ाने में रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो यह है, समुद्री मछली पकड़ने का काम द्वारा निर्देशित मछली पकड़ने के जाल द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है इको साउंडर्स और सैटेलाइट, ऑप्शन बी आभासी इमेजिंग, ऑप्शन सी ड्रोन और ऑप्शन डी पनडुब्बी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए इको साउंडर्स और सैटेलाइट के द्वारा समुद्री मछली को पकड़ा जाता है। प्रश्न क्रमांक 27, अमीवाइसिस एक ऐसा रोग है जिसमें रोगाणु प्रभावित करते हैं। तो जो अमीवियस है यह मुख्य रूप से आंतों का संक्रमण है, आंतों का संक्रमण है और यह मुख्य रूप से इनाटोमा इंटामियोबा हिस्टोलाइटिका नामक परजीवी के कारण होता है, परजीवी के कारण ये होता है।
इसको याद रखना है, ये परजीवी है, परजीवी के कारण यह रोग होता है। ठीक है ना। हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देखें, हृदय को, बी फेफड़ों को, आंतों को, ऑप्शन डी मस्तिष्क को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आंतों को, क्योंकि जो अमीबाइसिस रोग है यह मुख्य रूप से आंतों का संक्रमण है। ठीक है ना। अगला जो सवाल है वो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पूछा गया यहाँ पर कि अवशिष्ट जल उपचार संयंत्र में मापांक से पृथक किए गए पानी को कहा जाता है। ऑप्शन ए शुद्ध पानी, ऑप्शन बी निर्मलीकृत पानी, तीसरा है आरओ वाटर या पुनः निर्मित जल, और ऑप्शन डी है आरओ पानी। ठीक है ना। तो जो भी वाटर प्लांट से पानी आता है उसे हम सब पता है आपको कि आरओ वाटर के नाम जानते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आरओ वाटर। अगला जो सवाल दिया गया है, मनुष्य के लिए से ऊपर का शोर शारीरिक रूप से दर्दनाक हो जाता है। तो यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण की बात की है। तो ध्वनि प्रदूषण को देखें तो ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिबल में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं, या इसे हम डीबी कहते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो ध्वनि प्रदूषण है किस के बाद यह ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यदि जो ध्वनि की मात्रा 30 से लेके 50 डीबी तक है तो वह शांत क्षेत्र है। यदि ध्वनि की मात्रा 51 से 70 डीबी के मध्य है तो यह सामान्य यातायात का क्षेत्र होगा, यातायात का क्षेत्र होगा। यदि ध्वनि की मात्रा 71 से 90 डीबी तक है तो यह व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र होगा, और यदि ध्वनि की मात्रा 90 डेसिबल से ज़्यादा है तो इसे हम ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। ठीक है ना। तो सवाल आपका है, क्वेश्चन दिया गया है आपको, मनुष्य के लिए से ऊपर का शोर शारीरिक रूप से दर्दनाक हो जाता है। ऑप्शन ए 10 डीबी, ऑप्शन बी 30 डीबी, ऑप्शन सी 50 डीबी, ऑप्शन डी 80 डीबी। तो इसका सही जवाब है 80 डीबी से अधिक का जो शोर होगा वह मनुष्य को शारीरिक रूप से दर्दनाक हो जाता है। ठीक है ना। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है चौक का आणविक सूत्र है। तो इसका सही जवाब है CaCO3। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो यह है ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पर हमें देखना वायुमंडल में पाई जाने वाली जो परतें हैं उनको देखें। तो यहाँ पर कुछ परतें हैं। तो सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये सामान्य परतें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं। यदि हम क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल में मुख्य रूप से मौसमी क्रियाएं पाई जाती हैं, तथा जितनी मौसम संबंधी क्रियाएं हैं, आंधी तूफान, वर्षा, हिमवर्षा, सब की सब क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती है। इसीलिए जो एरोप्लेन चालक होते हैं या हवाई जहाज चालक एरोप्लेन को क्षोभ मंडल चला के समताप मंडल में वो चलाते हैं। अब ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और इसकी जो ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है। यदि हम उसकी ऊंचाई को देखें तो वह मुख्य रूप से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे अधिक पाई जाती है। और जो ओजोन परत है इसे O3 के नाम से जानते हैं, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी किरणों को ऑब्जर्व कर लेती हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो ओजोन परत है इसे हम डॉप्सन में नापते हैं। इसको याद रखना है कि ओजोन परत को हम डॉप्सन में मापते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो यह है
निम्नलिखित में से कौन सी फसल आमतौर पर जायद मौसम से जुड़ी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जायद फसलें होती कौन कौन सी। जायद फसलों का सीधा अर्थ है ऐसी फसलें जिन्हें हम बाजार में तुरंत बेच सकें या इन्हें हम नकदी फसल कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया गया है वो है तरबूज, ऑप्शन बी खीरा, ऑप्शन सी सूरजमुखी और जो ऑप्शन डी दिया गया है वो आपका है करेला। तो हम यहाँ देखेंगे कि सूरजमुखी को छोड़कर अन्य सब फसलें जायद की फसलें हैं, और जो सूरजमुखी है वो जायद फसल नहीं है। अतः हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन क्रमांक सी, सूरजमुखी। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का उदाहरण है जो प्रकंदों के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। ऑप्शन ए स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन बी गुलबहार, ऑप्शन सी फैन, ऑप्शन डी सेब का फल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फैन का जो फैन है यह मुख्य रूप से प्रबंधों के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो यह है लीनियस के वर्गीकरण प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक डी इसका सही जवाब है। लीनियस की वर्गीकरण प्रणाली विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है और जीवों के बीच विकासवादी संबंधों पर विचार करती है। लास्ट क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन है भूस्तरी, बी प्रकंद, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी कंद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फूल अलैंगिक प्रजनन में भाग नहीं लेता है। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। बाकी जो सवाल जो क्वेश्चन हैं आपको आगे इसी प्रकार मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।